हमारी हाईवे क्वालिटी के वाइज एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ जुड़ती भी है। और हमने अब योजना तैयार की है कि ये पूरी वेस्ट हम 2027 तक हम पूरी वेस्ट रोड में डाल देंगे और देश को ये कचरे से मुक्त करेंगे। परली से भी डायरेक्ट हम अब बिटुमिन बना सकते हैं। तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि अभी करीब 6 बायो बिटुमिन रिफाइनरीज देश में शुरू हो रही है और ये पूरा बिटुमिन हम रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे और भारत को विश्वगुरु बनाना, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बनाना और पर्यावरण में भी भारत श्रेष्ठ रहेगा और वर्ल्ड में पहले नंबर पर रहेगा। यही संकल्पना लेकर ये सब इनिशिएटिव हमने उठाए। तो आप इतने सारे लोगों को नाराज क्यों करते हैं? कोई किसी को नाराज, मैं देश के हित में काम कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ, इनके पैसे बचे क्या मेरे जेब में गए क्या? और मैं जो बोला हूं अभी तक 11 साल में, मैंने बोली हुई एक भी बात अगर नहीं हुई होगी तो ब्रेकिंग न्यूज लगा। जो परली वेस्ट है उससे हवाई ईंधन तैयार होगा और दुनिया की, विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई के हाईपोर्ट पर हमारा बायोफ्यूल, हमारा स्वदेशी सस्टेनेबल फ्यूल अपने हवाई जहाज में डालेंगे और वो किसानों को पैसा जाएगा। वो दिन अब दूर नहीं। अगर हमारे यहाँ की पुरानी गाड़ियां अगर हम स्क्रैप करेंगे तो नई गाड़ी की 22% डिमांड बढ़ेगी। सरकार का 40,000 करोड़ का, राज्य सरकार, भारत सरकार का फायदा होगा। इतना जीएसटी मिलेगा। और आज जो 15 ट्रक जितना पोल्यूशन कर रही है उतना पोल्यूशन 12 साल पहले वो एक ट्रक करती थी। यानी पोल्यूशन भी कम होगा, कॉस्ट भी बचेगी। 25 से 30,000 रुपए आप फ्यूल पर खर्चा कर रहे थे, अब 3,000 रुपए पे आए। हमारा वो भाग्यवान देश है कि दुनिया की सबसे यंग, टैलेंटेड, ट्रेंड इंजीनियरिंग मैन पावर वर्ल्ड में किसी देश में है तो उसका नाम हिंदुस्तान है। जोरदार तालियों के साथ मैं अपेक्षा करूंगा। जब आधारभूत ढांचे की बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, तो राजनीति में एक ऐसा चेहरा है जिसमें संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए कितने जतन करने पड़ते हैं, कितने प्रयत्न करने पड़ते हैं और वो सिद्ध होता है आंकड़ों को जमीन पर उतरते हुए। हम सब ने देखा है पिछले 1 दशक की यात्रा, भारत की ही नहीं विश्व भर में। अगर आधारभूत ढांचे के विकास के कीर्तिमानों की बात होगी तो मुझे याद आता है पोल वॉल्ट में एक सर्गेई बुबका हुआ करते थे और वो जब जंप लेते थे तो विश्व कीर्तिमान तो बनता ही था, मगर अगली बार वो अपना ही कीर्तिमान तोड़ते थे। ऐसे 20-25 बार सर्गेई बुबका ने अपना ही कीर्तिमान तोड़ा। तो नई चीज बनाने के लिए अपने कीर्तिमान तोड़ने वाले नितिन गडकरी जी आज हमारे बीच में हैं, जिन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर मैन के तौर पर लोग जानते हैं। जब जब हम अलग अलग विषयों पर साथ बैठे तो मैंने देखा कि आधारभूत ढांचा संकल्पना के तौर पर यह विषय रूखा लग सकता है। जैसा हम कहते हैं कंक्रीट और किलोमीटर की बात, आंकड़ों की बात लोगों के दिमाग में नहीं जाती। तो नितिन जी ने तय किया कि दिमाग तक नहीं, हमें दिल तक जाना है, लोगों के जीवन को बदलना है। ऐसे नितिन जी आज हमारे बीच में हैं। बहुत सारे सवाल करेंगे, सब लोग आपकी व्यग्रता से प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। पहला प्रश्न मेरा इन्हीं कीर्तिमानों से जुड़ा हुआ है। आज आपका मंत्रालय प्रतिदिन 30 किलोमीटर या 30 किलोमीटर से ज्यादा राजमार्गों का निर्माण कर रहा है। तो जब गति इतनी ज्यादा है तो इसके साथ गुणवत्ता का ध्यान कैसे रखेंगे? क्योंकि एक कहावत सड़क पर लिखी हुई मिलती है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ये गति के साथ गुणवत्ता का संतुलन कैसे साधेंगे? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमारे राष्ट्रीय महामार्ग के रोड के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हमने निश्चित किए हैं और ये भी है कि बाकी सभी राज्य और बाकी हाईवे की तुलना में हमारी हाईवे क्वालिटी के वाइज एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ जुड़ती भी है। पर कभी कभी बादल फट जाना, अब बरसात ने भी अपने रिकॉर्ड तोड़ दिए।
बाढ़ आ जाती है, तो समस्या है। पर इन समस्याओं पर मात करने के लिए रोज नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करना, हम लगातार इसके पीछे रहते हैं। और अभी कुछ जगह कंक्रीट रोड भी बना रहे हैं। अभी हमने सुधार किया है कि जो रोड के बाजू में जो पानी बहने के लिए जो नालियां होती है, वो उसमें पानी अटक जाता है। तो नालियां ठीक नहीं होती, उसके कारण फिर वो पानी रोड पर आता है, रोड खराब होता है। तो वे अपने प्रीकास्ट जो ड्रेनेज और स्टॉर्म ड्रेनेज जो दोनों का है, उसमें हमने प्रीकास्ट के ही मैंडेटरी किया। आज एक नई टेक्नोलॉजी का आज ही मुझे प्रेजेंटेशन हुआ, जो प्रयोग किया गया था कि जो वेस्ट प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक से रोड के बीच में ऐसी एक लेयर तैयार होती है। वो डालने के बाद रोड का लाइफ हम 4 से 5 साल बढ़ा सकते हैं। तो उसमें जो प्लास्टिक जितना है, वेस्ट प्लास्टिक, इसका भी उपयोग होगा और रोड का लाइफ भी बढ़ेगा। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि एक दिन ऐसा आ जाए कि रोड ही फैक्ट्री में बने। 3 मीटर बाय 3 मीटर की प्रीकास्ट की स्लैब तैयार हो, 4 मीटर बाय 4 मीटर की, 6 मीटर बाय 6 मीटर की, और वो स्लैब हम क्रेन से लाकर एक से एक जोड़ते जाए और वो लेबोरेटरी में उसके स्टैंडर्ड में चेक की जाए। पर ये लगातार ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसमें रोज नए नए हम उपाय कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए, आपकी ही कार्यक्रम में मैंने 2-3 साल पहले कहा था, जब वो अपने गोवा होटल में कौन सा, हाँ हाँ वहां मैं आया था, तो अभी मैंने कहा था कि म्यूनिसिपल वेस्ट का हम यूज करेंगे। अब मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि हमने 80 लाख टन लीगेसी सॉलिड वेस्ट जो शहरों में बसी हुई है, उसको सेग्रीगेट करके हमने UR2 जो दिल्ली में बना, दिल्ली मुंबई हाईवे, अहमदाबाद डोलेरो हाईवे, ऐसे अनेक जगह पर यूज किया है। और फिर हमने इसका अध्ययन किया कि देश की सॉलिड वेस्ट जो है, लीगेसी वेस्ट, कचरे के बड़े बड़े पहाड़ है, ये दिल्ली में 4 पहाड़ है, तो 15 शहरों में 50% वेस्ट है। और ये कहाँ कहाँ इसका मार्किंग किया और हमने अब योजना तैयार की है कि ये पूरी वेस्ट हम 2027 तक हम पूरी वेस्ट रोड में डाल देंगे और देश को ये कचरे से मुक्त करेंगे जो हल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास है। फिर अभी इसमें दूसरा भी प्रयोग कर रहे हैं जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए होता है, कि ये जो सीवेज का वाटर है, मैं 9 साल से मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में नागपुर में टॉयलेट का पानी साफ करके बेचने का काम हम करते हैं। 300 करोड़ मिलते हैं साल के हमको। अभी हमने मथुरा में भी ऐसा एक प्रोजेक्ट किया, ATMLD का। तो अभी हमने दूसरा अभी उस पर काम कर रहे हैं कि ये पूरा पानी जो है, छोटे छोटे ETP बन रहे हैं, तो वो पानी शुद्ध करके उसके स्टैंडर्ड निश्चित करेंगे और वो पानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे, ताकि फिल्ट्रेट शुद्ध पानी बचे, उसको यूज करने की जरूरत ना पड़े। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में ये भी अच्छा है। तीसरा, हमने बड़े प्रमाण पर अभी 5 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए और करीब हमने 20 लाख से ज्यादा पेड़ ट्रांसप्लांट किए। अभी आपने महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में एकनाथ महाराज उनकी जगह पैठण, वहां हमने 100 साल पुराने जो बड़ के पेड़ थे वो ट्रांसप्लांट किए सक्सेसफुली, जो रोड के बीच में आ रहे थे। बहुत बड़ी बात। तो अभी इसके साथ जो मुझे बताते खुशी हो रही कि रोड के बाजू में जो स्टील का क्रैश बैरियर बनता था, उसके लिए अभी हमने 80 किलोमीटर बांबू का उपयोग करके स्टील से भी स्ट्रॉन्ग क्रैश बैरियर तैयार किए, 80 किलोमीटर। और अब नॉर्थ ईस्ट में हम प्रायोरिटी से वही का बांबू लेकर वो करेंगे, तो पर्यावरण के लिए भी अच्छा है और रोड के लिए भी अच्छा है। फिर हमने ये जो बिटुमिन है, इसमें विशेष रूप से बायो बिटुमिन, ये जो परली है जलाते थे, उससे CNG तैयार करते हैं। ऐसे 400 प्लांट पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी, काफी जगह आ रहे हैं। उसका बाय प्रोडक्ट लिग्नेंट है
और बहुत से जगह पर परली से भी डायरेक्ट हम अब बिटुमिन बना सकते हैं। तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि अभी करीब 6 बायो बिटुमिन रिफाइनरीज देश में शुरू हो रही है और ये पूरा बिटुमिन हम रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे। और ऐसा एक रोड हमने जबलपुर से नागपुर रोड पर 1 किलोमीटर बनाया है और उसमें सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टिफिकेट दिया है कि दिस इज प्रूव टू बी बेटर देन पेट्रोलियम बिटुमिन। यानी हमारा जो किसान है वो अन्नदाता हो गया, ईंधन दाता हो गया, ऊर्जा दाता हो गया, अब बिटुमिन दाता हो गया। अब पानीपत में हम लोग इससे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल हवाई ईंधन भी तैयार कर रहे हैं और आगे हाइड्रोजन भी तैयार करेंगे। तो रोज नई नई टेक्नोलॉजी जो आती है उसका हम उपयोग करते हैं। अभी फ्लैश को हमने उपयोग में लाया। अभी स्टील इंडस्ट्री में आप जहां जाओगे वहां पहाड़ है बड़े बड़े, स्टील स्लैग, वो स्लैग का उपयोग रोड कंस्ट्रक्शन में कर रहा है। तो एक प्रकार से देश की पर्यावरण की रक्षा करने के लिए जो वेस्ट मटेरियल है उसको यूज करने में प्रायोरिटी देना। दूसरी ओर रोड जो है वो इतने मजबूत बने कि किसी भी प्रकार की परिस्थिति आए तो उसके ऊपर किसी प्रकार का गड्ढे ना पड़े और ये चैलेंज है। तो स्वाभाविक रूप से इसमें नई नई टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करना, क्वालिटी में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना और नए नए प्रयोग करके हमने ये काम लगातार कर रहे हैं। हमने अभी तक 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे इसमें हुए और अभी आज हम वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क बने हैं और मुझे लगता है कि जल्दी ही हम नंबर 1 पर जाएंगे। आपने कचरे की बात की, मुझे याद आया दिल्ली में जब पिछली सरकार थी, आपने कचरे का विश्लेषण किया था। कचरे का विश्लेषण वो भी कर रहे थे, अंतर क्या है? अरविंद केजरीवाल जी भी देखिए पहली कूड़े के बात पहाड़ देख रहे थे, बातें नहीं, बता रहे थे, विश्लेषण कर रहे थे। ऐसा है, ये दिल्ली में जो 4 माउंटेन है कचरे के, गाजीपुर वगैरह, मुझे ज्यादा नाम मालूम नहीं है। इसमें अभी गाजीपुर की हाइट हमने 7 मीटर कम की है। तो ये कचरा वैसा नहीं डाल सकते, इस कचरे को सेग्रीगेट करना पड़ता है। छोटे छोटे मशीन से उसमें प्लास्टिक, ग्लास, मेटल अलग होती है और वो जो कचरा फिर निकलता है वो फिर हम लोग रोड में डालते हैं। और मेरी तो कल्पना यह है कि इस कचरे से हम हाइड्रोजन तैयार करें, यानी बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी हम बायोमास का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और ऑर्गेनिक वेस्ट को बायोडाइजेस्टर में डाल के मीथेन बनेगा और मीथेन से हाइड्रोजन बनेगा। और आज ऐसी स्थिति है कि हम 22 लाख करोड़ रुपए की ऊर्जा आयात कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल, जिसके कारण प्रदूषण हो रहा है। पर यह कचरे का तो निर्मूलन होगा ही और इससे जो हाइड्रोजन तैयार होगा वो हम, विशेष रूप से मुझे अभिमान है कि आज हम ऊर्जा को आयात करने वाला देश है, हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे, ये हमारी कोशिश है। मैं थोड़ी बात आपको समझाऊंगा क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है। जो कोयले से हाइड्रोजन बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन, जो पेट्रोलियम से होता है वो ब्राउन हाइड्रोजन, और जो पानी से इलेक्ट्रोलाइजर प्रोसेस से होता है और जो कचरे से या बायोमास से होता है ग्रीन हाइड्रोजन। हम ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे काम कर रहे हैं और ग्रीन हाइड्रोजन की गाड़ी भी है मेरे पास। आज मैं वो गाड़ी लेके नहीं आया हूँ, मर्सिडीज जैसी सुंदर गाड़ी है टोयोटा की, उसका नाम है मिराई। मिराई मीन्स भविष्य, भविष्य हाइड्रोजन है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि देश में हमने 10 प्रोजेक्ट 600 करोड़ रुपए के पायलट प्रोजेक्ट लिए हैं, जहां टाटा, अशोक लेलैंड, वॉल्वो, रिलायंस, इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, ये सब कंपनियां हमारे साथ है। और ये जो 10 प्रोजेक्ट है ये पूरे देश में है और इसमें टाटा और इनकी ट्रक, लेलैंड की बस चलने वाली हाइड्रोजन पर। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि आज से 2 महीने पहले यही बाजू के ताज पैलेस होटल में मैंने टाटा के 2 ट्रक जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर चलते उनको लॉन्च किया और 2 ट्रक जो डीजल पेट्रोल इंजन, इसको आईसी इंजन बोलते हैं, उसमें हाइड्रोजन डाल के वो भी लॉन्च किया। अब सीएनजी पर चलने वाली बजाज की मोटरसाइकिल है। आपको आश्चर्य लगेगा कि पेट्रोल की मोटरसाइकिल के लिए 2 रुपए 40 पैसे 1 किलोमीटर का खर्चा आता है और ये परली से, राइस स्ट्रॉ से बना हुआ जो
सीएनजी आप अपने पास उपलब्ध हो रहा है, वो 1 रुपए किलोमीटर खर्चा आता है। तो ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री है। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में और रोड सेक्टर में लगातार हमारी नीति है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। और इसलिए पांचजन्य के कार्यक्रम में इसलिए मैं आग्रह देकर कहूंगा कि हमारे देश में हमको स्वदेशी स्वावलंबन और स्वातंत्र्य, ये हमारी कटिबद्धता है। और राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी कल्पना अगर कोई है तो इंपोर्ट को कम करना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना और भारत को विश्वगुरु बनाना, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बनाना, और पर्यावरण में भी भारत श्रेष्ठ रहेगा और वर्ल्ड में पहले नंबर पर रहेगा। यही यही संकल्पना लेकर ये सब इनिशिएटिव हमने उठाए। नितिन जी, ये संकल्पना आकार लेती हुई दिख रही है, मगर इसमें अगर मैं भविष्य के सूत्र देखना चाहूं तो भविष्य के ईंधन की जो क्षरण हो रहा है, घट रहे हैं भंडार, उसमें विकल्प आपने जो बताया, अपने पिछले कार्यक्रमों में भी हमारी चर्चा विस्तार से हुई। एक बायोफ्यूल है, एक हाइड्रोजन है, एक ईवी है। अगर 2047 का हम विकसित भारत देखें तो इनमें सबसे ज्यादा रिलायबल कौन सा है और वास्तव में भविष्य का फ्यूल कौन सा है? आपने ये प्रश्न पूछा, ये इसलिए बहुत अच्छा हुआ। रिलायबल तो सब 100% है। मैं सबकी गाड़ियों पे आपको अभी कार्यक्रम खत्म होने के बाद बिठा दूंगा, इसलिए रिलायबल सब है। अभी मैं जो गाड़ी में, इनोवा गाड़ी में आया, जो आप मुझे अभी स्वागत किया, कुछ फ्लेक्सी या कुछ ऐसा? इसका फ्लेक्स फ्यूल है। फ्लेक्स फ्यूल, फ्लेक्स फ्यूल का मतलब है कि 100% इथेनॉल पर चलती है। पेट्रोल का रेट 120 रुपए लीटर है, इथेनॉल का रेट 65 रुपए लीटर है। और ये गाड़ी जो आपने देखी, ये 60% चलते चलते बिजली तैयार करती है। तो पेट्रोल की तुलना में अगर एवरेज का हिसाब लगाया जाएगा तो इसमें 1 लीटर पेट्रोल में हम जितना जाते हैं उतना अगर इसमें हिसाब किया तो पेट्रोल का रेट आता है 25 रुपए लीटर। नो पोल्यूशन, यानी इसमें पोल्यूशन नहीं, जीरो पोल्यूशन। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हमारी 65% आबादी गांव में रहती है, और ये जो इथेनॉल है ये ब्रोकन राइस से, कॉर्न से, शुगर केन जूस से, मोलाइसिस से बनता है। और जब भारत सरकार ने निर्णय किया कि मक्के से इथेनॉल बनाएंगे तो यूपी, बिहार, और पहले उस समय मक्के की एमएसपी थी 1800 रुपए क्विंटल और मक्के की मार्केट प्राइस थी 1200 रुपए क्विंटल। पर हमने ये निर्णय करने के बाद आज मक्के की प्राइस 2600 से 2800 रुपए क्विंटल हुई और 45,000 करोड़ रुपए ज्यादा के किसानों के जेब में गए। जूस और ब्रोकन राइस और मोलाइसिस से बनाने के कारण 1 लाख करोड़ रुपए किसानों के जेब में गए। तो हमारी गांव गरीब मजदूर किसान, रूरल एग्रीकल्चर और ट्राइबल इकोनॉमी स्ट्रांग करना किसके बदले में है? 22 लाख करोड़ जो देश के बाहर जा रहे थे उसको बचाकर और देश के प्रदूषण को कम करके हम ये कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से आज एक प्रकार से एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन 22 लाख करोड़ रुपए अगर इंपोर्ट खत्म हो जाएगा तो आप समझो कि इंडियन इकोनॉमी में 22 लाख करोड़ रुपए जाएंगे तो कितना बड़ा इंपैक्ट होगा। और दूसरी बात जो इसकी थोड़ी अलग साइड है, पूरे हमारे में अभी आपने 3 फ्यूल का केवल बात की। मैं एक चीज इसमें जोड़ के पूछना चाहूंगा कि नितिन गडकरी जी जब आते हैं तो नए विचारों के साथ, नए आइडियाज के साथ, और उन्हें बहुत कन्विंसिंग तरीके से जब बताते हैं, फ्यूल्स की बात खासतौर से अगर हम करें तो उनकी गाड़ी चलती है, मगर बहुत सी लॉबीज हैं जिनकी दुकान जलती है। मैं आपको वो भी तो ये जो लॉबीज हैं वो चाहेंगी क्या कि एथेनॉल या फ्लेक्सी फ्यूल या बायोफ्यूल या फिर ईवी या हाइड्रोजन फ्यूल ये सक्सेसफुल हो? इन लॉबीज से आप नए विचार तो लाते हैं, मगर इन लॉबीज से कैसे लड़ाई होती है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि ये 22 लाख करोड़ का जो इंपोर्ट है, हमने सब कुछ किया तो भी इसको कम करना बहुत कठिन है। इसलिए ऑप्शन जो होते हैं जितने उसका अवलंब करो। इसमें इथेनॉल का ऑप्शन है। अभी मैंने मेरे घर पर ये एग्रीकल्चर इक्विपमेंट वालों की 4 दिन पहले मीटिंग हुई। अब इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल बना है, उसकी टेस्ट चालू है ARI पुणे में।
और मैंने सब ट्रैक्टर के कंपनियों के मालिकों को बुलाया और मैंने उनको कहा कि डीजल बहुत हजार्डस है, पोल्यूशन करता है, कॉस्टली है, इंपोर्ट होता है। अब ये फ्लेक्स इंजन क्यों नहीं लगाते हैं? आइसोबिटेनॉल पर उसमें सीएनजी ऐसा हाइब्रिड फ्लेक्स आप क्यों नहीं तैयार करते? और उन्हें मान्य किया। और हमारे यहाँ अभी अगर ये आइसोबिटेनॉल, मैंने एक प्रकार से इथेनॉल के आगे 2 स्टेप्स हैं, और सीएनजी, सीएनजी अब पंप से आ रहा है, तो ये करेंगे तो एक एक किसान के जिसके पास ट्रैक्टर है उसके साल के 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए बचेंगे और देश का प्रदूषण जो डीजल के कारण था वो बंद होगा। अब प्रश्न ऐसा है कि इतने इसमें जो है इथेनॉल केवल फ्यूल नहीं है, मिथेनॉल है। मिथेनॉल कोयले से तैयार होता है, कोयले से यूरिया तैयार होता है, कोयले से मिथेनॉल तैयार होता है और कोयले से डीएमई, कोल गैसिफिकेशन से डीएमई तैयार होता है। ये डीएमई जो है वो अमेरिका में 30 to 40% एलपीजी में डालते हैं। तो अगर हमने डीएमई तैयार किया तो हमारी गैस सिलेंडर की कीमत 150 से 200 रुपए कम होगी और एलपीजी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो मिथेनॉल है, अभी आपने मुझे जैसा बोला, एक बार डॉक्टर सारस्वत साहब को बुलाओ, नीति आयोग में जो है, मैंने खुद कर्नाटक में, बेंगलोर में कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की 15 बसेस डीजल में 15% मिथेनॉल डाल के 3 महीने के लिए लॉन्च की और वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। तो उसका 22 रुपए लीटर मिथेनॉल का भाव है। अब नॉर्थ ईस्ट में आसाम पेट्रोलियम 600 टन पर डे ये मिथेनॉल बनाती है। तो मैंने आसाम के मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि नॉर्थ ईस्ट में हमारी जो ट्रक डीजल पे चल रही है उसको हम मिथेनॉल पे कन्वर्ट करें। और अब मरीन इंजन जो है, हमारे जहाज है, बार्ज है, सब कुछ ये मिथेनॉल पे कन्वर्ट हो रहे हैं। फिर हमारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, ये इलेक्ट्रिक पर कन्वर्ट हो रहे हैं। कुछ जगह पर हमने इथेनॉल फ्लेक्स इंजन पे कोशिश कर रहे हैं। जनरेटर सेट, अभी आज से 15 दिन पहले मैंने पूना में किर्लोस्कर कंपनी के 2 जनरेटर, एक 100% इथेनॉल पर और एक 100% आइसोबिटेनॉल पर लॉन्च किए। अब एक ही बात आपको बता दूं, ये जो टेलीकॉम के टावर्स है ये हर साल 450 करोड़ लीटर डीजल फूकते हैं और वहां जनरेटर सेट है। अब किर्लोस्कर ने ये जो किया, इस प्रकार से जनरेटर सेट बदल जाएंगे तो देश में 450 करोड़ लीटर डीजल का जो इंपोर्ट है वो कम होगा, प्रदूषण कम होगा और ये 450 करोड़ जो बायोफ्यूल, अल्टरनेटिव फ्यूल जाएगा, इससे हमारे किसानों के जेब में पैसा जाएगा और देश के इंपोर्ट बचने के कारण देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। अब इलेक्ट्रिक आया, जब इलेक्ट्रिक शुरू हुआ तो मुझे यही लोग सवाल पूछते थे कि रोड में गाड़ी बंद होगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? अब कोई नहीं बोलता। अब दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस है, इलेक्ट्रिक आपके बोलने पर मैंने इलेक्ट्रिक गाड़ी ले ली थी। भगवान की कृपा से अब तक ऐसी सर, दिक्कत आई भगवान नहीं। के कृपा की जरूरत नहीं, मैं गारंटी देता हूं आपके गाड़ी को कुछ नहीं होगा। ये दिमाग से निकाल डालो आप। और मैं आपको बताता हूं कि जब हमने इलेक्ट्रिक कार शुरू की तब लिथियम आयन बैटरी की कीमत $155, $150 पर किलोवाट पर आवर थी, जो आज $55 to $65 पर किलोवाट पर आवर आई। अब डीजल पेट्रोल की तुलना में इलेक्ट्रिक की गाड़ी यूज करना ये लोगों को फायदे का है। मैं एक सवाल पूछता हूं, आप में से कितने लोगों के पास इलेक्ट्रिक गाड़ी, स्कूटर, कार कोई है? बताओ, हाथ ऊपर करिए कोई। आप ही बताइए कि जब इलेक्ट्रिक गाड़ी आप यूज कर रहे हो, इसके पहले पेट्रोल डीजल की यूज कर रही थी, तो आपका खर्चा कितना था और आज कितना है, और आपको कोई तकलीफ हुई है क्या? आप ही बताइए, खड़ा होकर बताइए। 80% खर्चा बच गया। मैं खुद बताता हूं, मेरा 25,000 का खर्चा था, अब 5,000 का खर्चा नहीं। और मैं गारंटी देता हूं कि आपको 10 साल कुछ गड़बड़ नहीं हो, कोई चिंता नहीं। अब ये बैटरी केमिस्ट्री में लिथियम आयन के साथ सोडियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन विकसित हो रहा है। और मैं आपको बताता हूं कि अब सेमीकंडक्टर हमारे पास आए हैं, तो इथेनॉल हो गया, मिथेनॉल हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, अब हाइड्रोजन आएगा। हाइड्रोजन से रेलवे चलने वाली है, अभी वो भी तैयार होगी। हाइड्रोजन से हवाई जहाज चलने वाला है। और अब इतना ही दूर नहीं, तो इसके साथ साथ
हाइड्रोजन के साथ, इलेक्ट्रिक के साथ, मिथेनॉल के साथ, इथेनॉल के साथ, बायोडीजल के साथ, सीएनजी के साथ हम सबको यूज करेंगे तो भी हमारी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है कि हमें सब जहां जहां जो सूट होता है उसको जो लेना है वो लेने दो, फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा उद्देश्य क्या है? 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट कम करना है। हमें जनरेटर सेट है 450 करोड़ लीटर, वहां इथेनॉल जाएगा या आइसोब्यूटेनॉल जाएगा, फिर कहीं इलेक्ट्रिक आएगा। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, अभी जेसीबी कंपनी है, मेरे आग्रह पर उन्होंने जेसीबी बनाया, वो सीएनजी और डीजल ऐसा बनाया। मैंने कहा इथेनॉल और करो, तो पहला ये किया। उनको तुरंत रशिया से 1000 जेसीबी का ऑर्डर है। अब जेसीबी कंपनी है लंदन की, मैन्युफैक्चरिंग लंदन में करती, इंडिया में करती है, और अमेरिका में सब जेसीबी जा रहे हैं, वो इंडिया से जा रहे हैं। तो यहाँ के लोगों को तो रोजगार मिल रहा आपने है। तो ट्रम्प साहब का खेल पलट दिया यहाँ दिल्ली में बैठ के। हाँ, ट्रम्प साहब का खेल बदल दिया आपने दिल्ली में बैठ के। नहीं वो बड़ा काम है, मेरे लायक नहीं। नहीं, आप बड़े काम के लिए ही जाने जाते हो। रोड के बड़े काम। और एक दूसरी बात जो आपको बताता हूं कि ये सब रिवोल्यूशन हो रहा है, तो जो लोग 22 लाख करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करके भारत सरकार में और देश में ला रहे हैं, अगर उनका दुकान बंद हो गया तो वो खुश होने वाले हैं क्या? नहीं तो आप इतने सारे लोगों को नाराज क्यों करते हैं? कोई किसी को ना, मैं देश देश के हित में काम कर रहा हूं। आप मुझे बताओ, इनके पैसे बचे क्या मेरे जेब में गए क्या? इथेनॉल की और 450-500 फैक्ट्री है देश में, वो गांवों में है, किसानों को 1 लाख करोड़ उसका फायदा हुआ, और उसमें से किसानों का इसका फायदा हो रहा है, देश का इंपोर्ट बच रहा है, प्रदूषण कम हो रहा है, और इथेनॉल का रेट टेंडर निकलता है, कैबिनेट उसका रेट तय करती है, कोई पॉलिसी में मेरा कोई संबंध नहीं। और मैंने इथेनॉल आने के पहले शुगर फैक्ट्री डाली थी, उसका बाय प्रोडक्ट है, और टोटल इथेनॉल के सप्लाई में भी, तो मैं देखता नहीं, मेरे लड़का देखता है, वो 0.5% भी सप्लाई नहीं है। तो वो लोग चिल्लाकर झूठा प्रचार कर रहे हैं कि भाई ये इनके फायदे, मेरा कोई संबंध नहीं इसके साथ। दुर्भाग्यवश कल अगर आज ये आप ये बिजली के लिए यहाँ बैठे हैं, ये होटल में बिजली चल रही, अब ये कौन से कंपनी की बिजली और कहां से मालूम नहीं। अब बिजली मैं भी तैयार करता हूँ, तो कल बोलेंगे गडकरी का फायदा होना चाहिए, इसलिए 5-6 जन ने सेमिनार लिया और लाइट लगे थे, इसलिए गडकरी का इसके साथ इतना मूर्खतापूर्ण आर्गुमेंट है। वो इसलिए चल रहा है कि इस देश में स्वदेशी और स्वावलंबन के आधार पर ये देश आत्मनिर्भर बनना चाहिए, ऐसे कहने वाले कुछ लोग हैं। और कुछ लोग जो है जिनके निहित स्वार्थ है, वेस्टेड इंटरेस्ट है इंपोर्ट करने में, उनके स्वार्थ है, तो ये चलते ही रहेगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सोशल मीडिया पे जो कैंपेन चल, जब मैंने इसकी इंक्वायरी की तो ये पेड कैंपेन था, तो मुझे खुशी हुई कि कम से कम इस बहाने जो इन्फ्लुएंसर वाले थे उनको तो माल पानी मिला। एक एक थोड़ा सा तकनीकी विषय है, आपने जब बात की तो मैं उसे थोड़ा समझना चाहूंगा कि एक तरफ हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात करते हैं, ईवी की बात करते हैं, मगर उसके साथ ही हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी आती है। तो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में ऐसा कोई इनोवेशन नहीं है, मगर ईवी के साथ उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने का खर्चा भी है। तो ऐसे में ईवी के रास्ते में हाइब्रिड ने क्या कोई हर्डल या कोई अड़चन पैदा की है? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं आप पत्रकारों को सैल्यूट ठोकता हूँ, लेना नहीं देना नहीं कोई नहीं, पर आप कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट तैयार कर लेते हो। क्योंकि मैं ये भी दोनों आपको चीजें हैं। बताता हूँ, आपको ही पूछता हूँ, आपके घर में इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में और इलेक्ट्रिक कार के बारे में अध्ययन किया गया, तो बजाज और टीवीएस कंपनी ने किया, तो उसमें ध्यान में आया कि हर व्यक्ति 26 से 28 किलोमीटर स्कूटर चलाता है। फिर दूसरा कार के बारे में अध्ययन किया, तो मैक्सिमम 80 टू 100 किलोमीटर जाती है। अब मुझे बताओ, इनके पास भी है, सबके घर में इलेक्ट्रिक है, चार्जर लगा हुआ है। अब मेरे घर में भी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, तो 12-13 गाड़ियां है, सब चार्जर है, स्कूटर में चार्जर है, तो कोई इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम ही नहीं। चार्जिंग का प्रॉब्लम कहाँ है? दिल्ली से मुंबई अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी में जाना है तो प्रॉब्लम है। तो बड़े बड़े शहरों में जहां रोड साइड एनएचए की तरफ से हम 670 रोड साइड एम्यूनिटीज बना रहे हैं, और उसमें सर्विस चार्जिंग स्टेशन भी बना रहे हैं, तो आप जाएंगे, चाय पानी नाश्ता करेंगे, तब तक गाड़ी चार्ज होगी और निकल जाएगी। मैं तो आपको बताऊंगा, एक नई ट्रांसपोर्ट में बस में लॉन्च कर रहा हूँ नागपुर में, पहला पायलट प्रोजेक्ट है देश की, एयर कंडीशन बस है,
टाटा को ऑर्डर मिला है, उनका जॉइंट वेंचर हुआ है, बहुत अच्छी है। वो बस में 135 लोग बैठते हैं। और ये जो बस है, अगर उसका वीडियो होगा तो दिखा देना, आएगा। वो बस जो है 135 सीटर है, फुल्ली एयर कंडीशन है। उस बस में हवाई जहाज में जैसा चाय पानी नाश्ता मिलता है वो है, उसमें एयर होस्टेस की जगह बस होस्टेस है। और वो बस स्टॉप पर खड़ी रहती है, ऊपर से फ्लैश चार्जर आता है और 20 सेकंड में चार्ज होती है। और उस बस का किराया डीजल बस से 30% कम है। और ये जो बस है, अब ये दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से लुधियाना, दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली से जयपुर, मुंबई से पुणे, बंगलोर से चेन्नई, सब चलेगी। तो मुझे बताइए कि पूरा इसका जो मेट्रो की कैपेसिटी है, उसका खर्चा पर किलोमीटर 550 करोड़ रुपए है। और जो बस मैं आपको बता रहा हूं जिसकी शुरुआत हो रही पायलट प्रोजेक्ट की, उसकी कॉस्ट 2 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है। अब मुझे बताओ, देश में छोटे छोटे शहरों में ये बस हो जाएगी तो आप गाड़ी नहीं यूज करोगे, आप एग्जीक्यूटिव सीट में लैपटॉप में टीवी देखते हुए आप बस में चलोगे, और टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम, और ऊपर से चाय पानी नाश्ता खुशी से जा रहे हो। तो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के कारण बहुत रिवोल्यूशन हो रहा है। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव, और एक से दूसरी दूसरी, अभी मैंने पानी पे उतरने वाला हवाई जहाज लाया था, मैं खुद बैठा समुद्र में उतरा था। अब वो आ रहा है, एमपीबीएस सी प्लेन। तो यहाँ से एक तालाब से उड़ेगा तो कहीं और देहरादून में कोई गंगा के वहां पानी वहीं उतरेगा, वहां से उड़ेगा तो और कोई श्रीनगर के लेक में उतरेगा। तो रिवोल्यूशन होगा। अभी मैं रोप वे केबल कार बना रहा हूँ, देखो आपको आश्चर्य लगेगा कि केदारनाथ में हम लोग, मैं 360 रोप वे केबल कार और फेनेकुलर रेलवे बना रहा हूँ। अब केदारनाथ की रोप वे है 5,000 करोड़ की, और हमने टेंडर निकाला तो जो जिसको मिला है वो ही पूरा इन्वेस्ट कर रहा है 5,000 करोड़, और पैसा हमको 800 करोड़ रुपए साल की रॉयल्टी दे रहा है। 800 करोड़। मैंने एक रोप वे बनाकर मैं 800 करोड़ रुपए कमा रहा हूं, इन्वेस्टमेंट जीरो। ऐसे मैं अनेक रोप वे केबल कार, अभी धौला कुआं से मानेसर, उसकी कल मेरे यहाँ मीटिंग है, अध्ययन कर रहे हैं। तो बहुत सी टेक्नोलॉजी, हवा में चलने वाली डबल डेकर बस चलाने का विचार है। इतने सारे आइडियाज आते कैसे हैं आप? देखो, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, एक तो मैं राजनेता हूँ, नई नई बातें बता रहा हूँ, तो आप रिकॉर्ड कर लो, और ये सब लोगों को भी, यार पत्रकारों के रिकॉर्ड कर लो। और मैं जो जो बोला हूं अभी तक 11 साल में, मैंने बोली हुई एक भी बात अगर नहीं हुई होगी तो ब्रेकिंग न्यूज लगा दो। मैं बोल रहा हूं, 100% प्रूवन आपको दिखा सकता हूं, और इसलिए मैं हवा की बात नहीं कर रहा हूं। आप विश्वास रखिए, ये देश में क्षमता है, इस देश में अच्छे इंजीनियर्स है, ये देश प्रगति और विकास में पूरे विश्व को मार्गदर्शन कर सकता है, विश्व गुरु बन सकता है। ये आप सब में क्षमता है, मैं निमित्त हूं, मैं केवल उसको एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रहा हूं। नितिन जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि आपने कहा मैं राजनेता हूं। राजनेता समस्याओं की राजनीति करते हैं। कचरा है तो उसकी बात करेंगे, पराली है, प्रदूषण है तो उस पर दोषारोपण की बात होगी। ये एक तो सेट पैटर्न था। ये आप राजनीति का भी कोई नया मॉडल ढूंढ के लाएं कि समस्या नहीं, समाधान के आधार पर भी राजनीति करने वाले राजनेता होते हैं? देखिए, बाकियों को खलता है क्या? नितिन गडकरी कर सकते हैं? नहीं, आपको, क्योंकि आप पांचजन्य ऑर्गेनाइजर कर रहे, तो आप इस बात को समझो कि राजनीति हमारा पेशा नहीं है, पैसा कमाना गुनाह नहीं है। मुझे ध्यान है, एक चीज जोड़ता हूं मैं इसमें यहीं पर। ये एथनॉल, ये जटरोफा, ये बायोफ्यूल 2000 में सुदर्शन जी इसकी बात करते थे, स्वदेशी की बात। मैंने स्वदेशी से पत्रकारिता शुरू की थी, हमारी उस समय पर भी बात हुई थी। आईआईटी दिल्ली में बड़े स्वदेशी विज्ञान मेले लगे थे, उस समय पर भी बात हुई थी। तो ये समाधान की राजनीति जो समाज में बेचैनी खत्म करती है, क्या इसमें भी राजनीति का विकास होता है या केवल? देखिए, पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। हम कोई पद मिलाने के लिए राजनीति में नहीं आए। राजनीति का अर्थ है लोक नीति, समाज नीति और राष्ट्र नीति, और राजकारण का अर्थ है राष्ट्र कारण, समाज कारण और विकास कारण। हमारे देश की जनता को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ
उनको सुख, शांति, समाधान, समृद्धता मिलनी चाहिए। क्या ये राजनीतिक विचार नहीं है? जैसे जो आजकल विदेशी और पाश्चात्य कंसेप्ट में डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स की बात होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स? हर व्यक्ति को खाना मिलना चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान मिलना चाहिए, हेल्थ सर्विसेज मिलने चाहिए, बच्चों को अच्छी स्कूल मिलने चाहिए, गांव में अच्छे रोड होने चाहिए, ट्रांसपोर्ट सस्ता होना चाहिए, पर्यावरण में प्रदूषण नहीं होना चाहिए, शुद्ध स्वच्छ जल पीने के लिए मिलना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें तो है, और इसी से राष्ट्र समृद्ध संपन्न होगा। ये राष्ट्र हमारा है, और इस राष्ट्र को विश्व में सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली करना, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना, और ये बदलने के लिए एक व्यक्ति के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में मैं कोशिश करते रहूंगा। और ऐसे हजारों लाखों लोगों के प्रयासों से ये तस्वीर बदलेगी, यही तो विचार है। और मुझे लगता है, मुझे एक बार आपने पूछा ऐसे ही, एक बड़े विदेशी दूरचित्रवाणी ने एक प्रश्न पूछा कि आप इतना कुछ काम कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो आप क्यों कर रहे हो? और दूसरा पूछा कि आप इतना करते हो तो फिर आप क्या सोचते हो? क्या आप खूब बहुत सोचते होंगे, तो आप क्या सोच रहे हो? तो मैंने कहा दिल से बताता हूँ। आप जब प्रश्न पूछ रही थी तो मेरे मन में ये सोच चल रही थी कि आज रात को कौन से होटल में जाना और क्या खाना खाया। तो सोचने का विषय यही है। दूसरी बात आप जो पूछ रही है वो यही है कि हमारे देश में जो इतनी बड़ी बड़ी समस्या है, उस समस्याओं का सॉल्यूशन हम निकालने के लिए किस प्रकार के उपाय ढूंढ सकते हैं, किस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलप। अभी आपको एक बात बताता हूँ, पराली जल रही, कहाँ जल रही? पंजाब, हरियाणा में। प्रदूषण कहाँ हो रहा? दिल्ली में हो रहा। अब पराली से 5 टन ऑफ पराली इज गिवन 1 टन ऑफ बायो सीएनजी, 400 प्लांट लग रहे। अभी पंजाब और हरियाणा में 220 लाख टन पराली होती है। मैं इंडियन ऑयल के पीछे लगा, अब पानीपत में एक प्लांट लगा है कि 200, उसमें जो पराली यूज होगी उससे 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे, 150 टन बायो बिटुमिन और 78,000 टन पर ईयर बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल हवाई ईंधन तैयार होगा। और मैंने खुद प्रयोग किया, तो वो देहरादून से स्पाइस जेट के विमान में बायो फ्यूल डाल के वहां से यहाँ लाया। फिर टाटा का प्रयोग हुआ, विस्तारा का। और वो दिन अब दूर नहीं है कि हिंदुस्तान के किसानों ने जो पराली जलाई है, जो पराली वेस्ट है, उससे हवाई ईंधन तैयार होगा। और दुनिया की, विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई के हाईपोर्ट पर हमारा बायोफ्यूल, हमारा स्वदेशी सस्टेनेबल फ्यूल अपने हवाई जहाज में डालेंगे, और वो किसानों को पैसा जाएगा। वो दिन अब दूर नहीं है। एक बात बताता हूँ, जी बताएं। ये जब मैं बोलता हूँ ना, तो सामने वाले मेरे प्रेमी भी होते तो भी उनको मेरे ऊपर विश्वास करने में बड़ा तकलीफ होती है, क्योंकि वो इतना एक्सपेक्ट ही नहीं करते कभी। पर मैं 11 साल में आपको बताता हूँ, मैं एक बार दिल्ली, महाराष्ट्र में मंत्री था, तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे और वर्ली बांद्रा सी लिंक और 55 फ्लाईओवर की घोषणा मैंने की। और मैंने कहा कि मुंबई से पुणे 2 घंटे में होगा। तो हमारे मराठी के अखबारों ने एडिटोरियल लिखा, और एडिटोरियल में लिखा था कि ये मंत्री खुद को क्या समझते हैं, ये भगवान है क्या, ये कैसे संभव है, सब लिखा गया। आपने पर जब आज वैष्णो देवी वाले रास्ते की बात जब आपने मुझे बताई थी तब भी यही हुआ था। तो आज मैं आपको बताता हूं कि मुंबई से पुणे 2 घंटे में होता है, 8 घंटे के बजाय। अभी मैं बोल रहा हूँ दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में। अब ये जो देहरादून के रहने वाले हैं, इनको विश्वास नहीं होगा, अब दिसंबर के बाद देख लेना। तो कहीं ना कहीं अभी ये पानीपत से दिल्ली एयरपोर्ट 3 घंटा लगता था, अभी UR2 बना, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे, वहां नीचे से टनल बनी, और टनल से एयरपोर्ट 35 मिनट में हुआ है, लोग आ रहे हैं रोज। तो कहीं ना कहीं आउट ऑफ बॉक्स जो इतनी बड़ी कल्पना होती है, वो होगी कि नहीं होगी, इस पे लोगों का विश्वास नहीं बैठता। पर अब लोगों का बैठने लगा, और हमारा देश समृद्ध होगा, संपन्न होगा, अच्छे रोड बनेंगे, किसानों को अच्छा इनकम मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, सरप्लस इकोनॉमी होगी, देश को प्रदूषण से मुक्ति बनेगी, और गरीब लोग जो है आज वो अच्छी तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ जीवन जी सकेंगे। यही तो हमारा मिशन है। नितिन जी, हमने इस देश में
देखा कि जब विकास की बात होती है, बड़ी परियोजनाओं की बात होती है, भविष्य की बात होती है, तो नॉट ऑलवेज, हमेशा ऐसा नहीं होता, मगर कई बार, जैसे कुडनकुलम की बात करूं या और ऐसे कुछ बड़े उदाहरण हैं कि विकास की बात होते ही कुछ पर्यावरण वाले लोग आते हैं, बाकी उनके साथ आते हैं, उनके रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, प्रेजेंटेशंस होते हैं, लॉबिंग होती है, नेशनल इंटरनेशनल एक माहौल बनता है। अभी तो सबसे ज्यादा बड़ी परियोजनाएं लेकर कई आप आ रहे हैं, जमीन अधिग्रहण भी करते हैं, तो आपके सामने लाकर वो प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन नहीं देते, आपको नहीं बताते कि आप पर्यावरण गड़बड़ कर देंगे, ग्रामीणों में असंतोष हो जाएगा, सारी चीजें खराब हो जाएंगी। उन सब से आप कैसे निपटते हैं जो बाकी सबको मैं तो परेशान करते जितनी हैं? बातें कर रहा हूँ वो प्रदूषण की कम करने वाली बातें कर रहा हूँ। अभी ऐसे ऐसे लोग आते हैं तो वो आपसे देखो, क्या कहते हैं? क्योंकि पूरी दुनिया में सबको परेशान करते हैं, वो नितिन गडकरी जी को परेशान नहीं करते। देखिए, ये सब चलते रहेगा। मैंने एक बात ध्यान में रखी कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। अभी मैं आपके आने के पहले मसूरी की टनल पर बात कर रहा था। अब देहरादून के बाद मसूरी तक एक रोड बनाकर वो टनल बनाना, वो फॉरेस्ट है। अब 2 पार्ट में हमने वो टनल को तैयार किया है, डीपीआर बन रहा है। तो मैं देख रहा था, विरोधी करती ही है। अभी 4 धाम के लिए कितना विरोध हुआ। अभी ये जो विशेष रूप से मानस सरोवर का रोड बना रहे हैं हम लोग, जो पिथौरागढ़ से जा रहा है, कि हमें मानस सरोवर जाने के लिए अब चाइना और नेपाल में, नेपाल मैंने रोड से हम जाएंगे, फिर केवल 7-8 किलोमीटर चाइना की बॉर्डर है। मैं चाहता हूँ वो रोड हिंदुस्तान से जाए हमारे यहाँ से। अड़चने हैं, और इसलिए इस देश को इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, सवाल ही नहीं उठता। पर प्रदूषण नहीं होना चाहिए, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को हमको प्रोटेक्ट करना है, और दूसरी ओर डेवलपमेंट को बढ़ाना है। ऐसी डेवलपमेंट निर्माण करनी है कि जिसमें पर्यावरण की रक्षा हो। मैं जो अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक की, ये 22 लाख करोड़ अगर मैंने कम हुए तो बताओ आज दिल्ली में कैसे आप। एक रिपोर्ट आया है कि दिल्ली में रहने वाले लोगों की जिंदगी प्रदूषण के कारण 10 साल से कम हो रही है। और अगर ये परली का पूरा उपाय ढूंढा जाएगा, ये पूरे ट्रैफिक जाम दिल्ली का, मैं 1.5 लाख करोड़ के काम दिल्ली के एनसीआर में कर रहा हूँ, ये भी काफी काम हो गए, काफी शुरू है। और फ्यूल बदल जाएगी और दिल्ली की हवा शुद्ध हो जाएगी और आपकी सबकी जान 10-10 साल से बढ़ेगी, तो क्या ये देश के लिए आवश्यक नहीं है? तो ये पर्यावरण के हित में काम कर रहे हैं कि विरोध में काम कर रहे हैं? पर एक बात जरूरी है, कुछ लोग ऐसी मानसिकता के हर बात को विरोध करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, डिले करते हैं। ठीक है, हम उनको समझाने का प्रयास करेंगे। अब लोकतंत्र है, सभी प्रकार के व्यूज का सम्मान करते हुए वे आउट निकालेंगे। और मैं आपको बताता हूं कि मैं 11 साल में इतने काम खड़े हुए हैं, अड़चने आई, पर उन अड़चनियों पर मात करके, लैंड एक्वायर्ड करके, सब कुछ करके ये काम हमने यशस्वी रूप से किए। यही तो हमारी टेस्ट है। दिस इज द टेस्ट ऑफ लीडरशिप, कि समस्याओं पर मात करके लोगों को समाधान देने में जो कामयाब होंगे उन्हीं को लोग साथ देंगे। तो ये परीक्षा है, इसमें हमने परीक्षा में उतरना चाहिए, काम करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, और परिस्थिति पर मात करके पॉजिटिविटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, भ्रष्टाचार मुक्त क्वालिटेटिव सॉल्यूशन देश के लिए हमने निकालने चाहिए। यही हमारी जिम्मेदारी है। नितिन जी, जब देश के आधारभूत ढांचे की हम बात करते हैं तो परिवहन उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, इसलिए हम उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मैं और चीजों की भी बात करूंगा, मगर जैसे ईवी की बात थी, ईवी को आम उपभोक्ता के लिए और ज्यादा सुलभ बनाने के लिए अभी क्या करने की आवश्यकता है और किस दिशा में काम हो रहे हैं? देखो, मैं आपको कैसे जवाब दूं, तुम चिंता मत करो, इस देश के लोग बहुत होशियार हैं। मैं जब मंत्री बना तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का साइज जो था वो 14 लाख करोड़ था, और वर्ल्ड में हम 7वें नंबर पे थे। आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, आज से 6 महीने पहले हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का साइज 22 लाख करोड़ हुआ, और हमने जापान को पीछे डालकर हम तीसरे नंबर पर आए। अब पहले नंबर पर यूएसए है 78 लाख करोड़, सेकंड नंबर पर चाइना है 49 लाख करोड़, और तीसरे नंबर पर इंडिया है 22 लाख करोड़।
पर हम जिस प्रकार से अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल में काम कर रहे हैं, तो मर्सिडीज के चेयरमैन एक महीना पहले मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि अब हमने इलेक्ट्रिक मर्सिडीज को पूरा इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया है और हम पूरी मर्सिडीज हिंदुस्तान में बनाएंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट होंगे। या हुंडई कंपनी है, वो यहाँ का 30-40% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये सुजुकी है, मारुति सुजुकी, ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारे बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा, ये 50% उनके टू व्हीलर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये इंडस्ट्री जो है, जिसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज ने 4 करोड़ युवाओं को जॉब दिया है। ये इंडस्ट्री है जिसने भारत सरकार को और राज्य सरकार को जीएसटी के द्वारा सबसे ज्यादा रेवेन्यू दिया है। ये इंडस्ट्री है कि जिसने आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इस इंडस्ट्री का है। एक तरफ हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, एक तरफ रोजगार की निर्मित हो रही है। अब दूसरी ओर हमने स्क्रैपिंग शुरू कर दिया। स्क्रैपिंग का एक आपने बड़ा आइडिया दिया कि ये भी बड़ा एक रेवेन्यू का सोर्स हो सकता है, पुरानी गाड़ियों की स्क्रैपिंग का। बिल्कुल। अच्छा देखो, देश में 60 लाख टन भंगार स्टील हम इंपोर्ट करते हैं, एल्यूमिनियम इंपोर्ट करते हैं, स्पेशियस मेटल्स हमारे पास नहीं है, प्लास्टिक सब इंपोर्ट करते हैं। अगर हमारे यहाँ की पुरानी गाड़ियां अगर हम स्क्रैप करेंगे तो नई गाड़ी की 22% डिमांड बढ़ेगी, सरकार का 40,000 करोड़ का, राज्य सरकार, भारत सरकार का फायदा होगा, इतना जीएसटी मिलेगा। और आज जो 15 ट्रक जितना पोल्यूशन कर रही है, उतना पोल्यूशन 12 साल पहले वो एक ट्रक करती थी। यानी पोल्यूशन भी कम होगा, कॉस्ट भी बचेगी। अब आप और ये दोनों ने बताया कि 25 से 30,000 रुपए आप फ्यूल पर खर्चा कर रहे थे, अब 3,000 रुपए पे आए, तो आपके 22,000 रुपए आपके बचे महीने में। आपने मुझे तो रॉयल्टी नहीं दी इलेक्ट्रिक गाड़ी लाने वाले। मैंने आपको क्रेडिट दिया, क्या आइडिया आपका था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसी से तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है। तो मुझे लगता है कि परिस्थितियों में जो हमारे रिसर्च, देखो एक चीज और अच्छी है जो राष्ट्रवादी विचारों के लोगों ने ध्यान में लेनी चाहिए कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, we name it as a knowledge as a power, and conversion of knowledge into wealth is the future. जैसे वेस्ट टू वेल्थ हम कर रहे हैं, वैसे नॉलेज टू वेल्थ कर रहे हैं। और हमारा वो भाग्यवान देश है कि दुनिया की सबसे यंग, टैलेंटेड, ट्रेंड इंजीनियरिंग मैन पावर वर्ल्ड में किसी देश में है तो उसका नाम हिंदुस्तान है। तो मुझे बताइए कि हमारे युवाओं को रोजगार मिल रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हमारा पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है, हम 7.8% जीडीपी से बढ़ रहे हैं। इससे आगे चलकर कुछ कमियां भी होती तो दूर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है यही तो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का काम है। सुखी, समृद्ध, संपन्न राष्ट्र की यही तो संकल्पना है। इसी राष्ट्र को विश्वगुरु बनाने के लिए आर्थिक दृष्टि से हम लोग पावरफुल बना रहे हैं। और ये भी बात है कि ये एक ही नहीं है, हमारा इतिहास, संस्कृति, विरासत, हमारे जीवन मूल्य, हमारी नीतिमत्ता, हमारा एजुकेशन, उसमें भी विकसित हो रहा है। स्वामी विवेकानंद जी देकर हमारे धर्म, संस्कृति, इतिहास के आधार पर हम विश्व में जा रहे, योग विज्ञान, आयुर्वेद, आज पूरे विश्व उसका अनुकरण कर रहा है। तो एक एक सेक्टर जो विश्व में इंपॉर्टेंट है, उन सब सेक्टर में हम जा रहे हैं। मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, मैं वो मर्यादित कर रहा हूँ। स्वामी जी आएंगे, वो बाकी रिलीजन, इतिहास, संस्कृति, विरासत, जीवन मूल्य, वैल्यूज, उसकी बात करेंगे। तो हम सब क्षेत्र में हम आगे जाएंगे। मुझे याद है, मैं बचपन में बाला साहेब देवरस जी का एक बौद्धिक मैंने सुना था। उन्होंने कहा, एक ने पूछा प्रश्न कि संघ क्या है, तो उन्होंने कहा संघ ये पावर स्टेशन है, ये बिजली तैयार कर रहा है। वो बिजली अलग अलग प्रकार की है, कोई कोयले की है, कोई न्यूक्लियर पावर है, सोलर पावर है, हाइड्रो पावर है, बिजली तैयार कर रहा है। बिजली से क्या हो रहा है, तो बोले कोई बिजली से इंडस्ट्री चल रही है, कोई बिजली से पंप चल रहा है जो कुएं से पानी निकाल रहा है, कोई बिजली से गरीब के घर में लाइट लग रहा है, कोई बिजली से कोई यंत्र चल रहा है। तो बिजली से सबका जीवन सुखमय हो रहा है। तो ये बिजली सब जगह पहुंचकर सबका जीवन सुखमय, समृद्ध, संपन्न कर रही है। वैसे हम है, हाँ, हम अपने विचारों से सर्वांगीण, समाज के सर्वांगीण क्षेत्र में जाकर हमें जो परिवर्तन करना है, वो परिवर्तन लाने का प्रयास करना, यही हमारा कार्य है। तो वैसी बात आप गांठ को बांध के चल रहे हैं, उस बात को एक स्वयंसेवक को जो सरसंघ चालक जी ने दी।
मैं इसमें एक आपसे, क्योंकि आपने नवाचार खूब किया, नए आइडियाज को प्रश्रय भी दिया, बढ़ावा भी दिया, एक समग्र चित्र की अगर बात करूं, होलिस्टिक व्यू की अगर बात करूं, भारत का जो आधारभूत ढांचा है अभी का, आप उसे कैसा आंकते हैं? और इसकी पिछले कुछ समय की अगर कहोगे 11 साल की, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या देखते हैं? देखिए, एक तो छोटी सी बात पहले कह दूं कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स, मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। हमने पाश्चात्यकरण का विरोध करना चाहिए, नवाचार का और मॉडर्नाइजेशन का विरोध नहीं करना चाहिए। जो हमारे बेस्ट है वो हम लेंगे, और एक आधी चीज हमारे पास बेस्ट नहीं है और किसी के पास है तो उसका अनुकरण करेंगे। तो पहली बात तो ये कि हमको परफेक्शन में जाना है। जो हमारे पास है वो हमारा है, जो बाहर से नहीं है लाना पड़ेगा, लाएंगे। अब दूसरी बात जो आपने पूछी है विशेष रूप से, कि ये सब करने के लिए हमें एक लंबी विजन पे काम करना। मैं बहुत बार कहता हूँ, यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। हमने अब स्वाधीनता मिलकर 75 साल हुए, बहुत कुछ हमने किया है, बहुत कुछ किया है, पर बहुत कुछ करना बाकी है। और ये ऐसी कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है कि जिसके पास साइकिल होती है फिर उसको लगता है स्कूटर चाहिए, जिसके पास स्कूटर होती है उसको लगता है कार चाहिए, जिसके पास कार होती है उसको चाहिए मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज जिसके पास है वो बोलता है मेरे को अब हवाई जहाज खरीदना है, और एक हवाई जहाज जिसके पास है बोलता है मेरे को 10 हवाई जहाज खरीदना है। तो ये जो एम्बिशन होती है ये समाप्त नहीं होती। इसलिए हमारी विचारधारा ने उसमें भी उत्तर दिया है कि भौतिकवाद और भौतिकवादी बातें ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। आप सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य, ये नश्वर है। मैंने बीच में बताया था ये कभी भी जा सकता है, पर हमें लॉन्ग टर्म पर शाश्वत जो पुनर्निर्माण करना है, उसमें जो सस्टेनेबल सोसाइटी की संकल्पना है उसके आधार पर हमको काम करना होगा। इसके लिए मैं आपको आखिरी में स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की एक बात मैंने जीवन में याद रखी, वो बताता हूँ। ठेंगड़ी जी बहुत प्रखर विचारक थे। उन्होंने कहा कि एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट हिज नेक्स्ट इलेक्शन एंड एवरी सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्मर थिंक्स फ्रॉम सेंचुरी टू सेंचुरी। ये 100 साल का काम है। मेरे हाथ से कितना काम होगा मुझे पता नहीं। शायद मेरे कारण एक 500 फीट मैं चलूंगा, फिर मेरे साथ नई जनरेशन आएगी वो चलेगी, फिर उनकी आएगी वो चलेगी, और आप देखिए 500 1000 साल का इतिहास मानवता का, ऐसा ही देश बढ़ता गया, सो समाज बदलता गया। और निश्चित रूप से हम उस विचारधारा पर विश्वास रखते हैं कि हम होंगे कामयाब एक दिन, और हम पूरी तरह से विश्व गुरु इस देश को बनाना है, हमारे मातृभूमि को। ये राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित होकर उस पुनर्निर्माण के कार्य के लिए हमको समाज के सभी क्षेत्रों में काम करना है। और जो चरैवती चरैवती जो गुरुजी ने कहा था, हमने चलते रहना चाहिए। वॉट एवर द बेस्ट यही तो मंत्र डिलीवर है वो अपना, करना चाहिए। चरेवेती चरेवेती, यही तो मंत्र है अपना। मैं अंत की तरफ हम आ रहे हैं साक्षात्कार में, बहुत से प्रश्न हुए। ये विकसित भारत के जब हम दृष्टिपथ की बात करते हैं, आप भविष्य को लेकर तार्किक भी हैं, कल्पनाशील भी हैं। तो 2047 का जो भारत होगा उसमें परिवहन सेक्टर जो अलग अलग, उसका बस भी है, गाड़ियां भी हैं, ट्रेन भी है, हवाई यात्राएं भी हैं, उसका परिदृश्य आप कैसा आज प्रोजेक्ट करते हैं? और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भारत की वो कैसी होगी? देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बदलते रहती है, रिसर्च ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आज मैं फ्लेक्स इंजन के गाड़ी में आपके पास आया हूं। जब 20 साल के या 5 साल के बाद अगले बार जब मैं शायद आऊंगा, अब दिस इज नॉट माय कमिटमेंट, ये मेरा विजन या मेरी एक महत्वाकांक्षा हो सकती है, होगा कि नहीं होगा आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, पर मुझे लगता है हो सकता है। अभी 5 साल के बाद अशोका होटल में जब मैं आऊंगा तो मेरे घर में ड्रोन में बैठूंगा, ड्रोन हवा में उड़ेगा और मैं यहाँ उतरूंगा और फिर आपके कार्यक्रम में। मुझे अगर आपका कार्यक्रम अगर समझो यहाँ नहीं है, देहरादून में है, तो मैं दिल्ली से
यहाँ यमुना में से उड़ जाऊंगा और वो प्लेन पानी से उड़कर मैं देहरादून उतर जाऊंगा और वहां से आपके पास आऊंगा। तो परिस्थिति में लगातार चेंजेस हो रहे। आप देखो, आज से ये जो महिलाएं और पुरुष जो कपड़े पहने हुए हैं, अगर 100 साल पहले अगर ये कार्यक्रम होता तो क्या होता, कैसे कपड़े रहते हैं। अब फर्क पड़ गया ना, काला ये तस्मै नमः। जो कल था वो आज नहीं, आज है वो कल नहीं। इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसलिए हमें लगातार पॉजिटिविटी के साथ प्रगति और विकास के नए नए टारगेट सामने रखकर चलने चाहिए। हमें वो विजन रखनी चाहिए, पर केवल विजन रखने से नहीं होगा। यू कैन डोनेट विजन, यू कैन डोनेट आई, बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। पर विजन केवल सपने दिखाने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। दिखावे सपने अगर पूरे नहीं होते तो जनता पिटाई भी करती है। हाँ, तो हर सपने को पूरा करके दिखाना, ये लीडरशिप की टेस्ट होती है। और हम जिस प्रकार से काम कर रहे हैं 100% होंगे ये मैं नहीं कहता, पर हम जनता की आशा अपेक्षा और आकांक्षा को मैक्सिमम उनको पूरा करने की ईमानदारी से कोशिश करेंगे और इसमें कामयाब होंगे। यही हमारी सोच है, यही हमारा संस्कार है और यही हमारी प्रेरणा है और यही हमारी फिलॉसफी है और इसी के साथ काम करते रहेंगे। धन्यवाद नितिन जी। भारत की परिवहन व्यवस्था सुरक्षित कैसे होगी, टिकाऊ कैसे होगी, आधुनिकता का मेल हमारी आवश्यकताओं के साथ कैसे होगा, जो 3 डायमेंशनल अप्रोच हम कह सकते हैं, वो त्रिआयामी विश्लेषण आज आपके कहने में हमें मिला है। और अच्छी बात यह भी है कि इसमें कल्पना के साथ तथ्यों का मेल है और आजमाए हुए जमीन पर उतरे हुए उदाहरणों को आपने हमारे साथ रखा। बहुत सफाई से, साफगोई से, स्पष्टता से आपने सारे विचार साझा किए। हम आभारी हैं, आपने अपने अतिव्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला और फिर ऐसा संवाद जारी रहेगा बहुत सारे नए आइडियाज के साथ। मैं तो ये देखता रहता हूं कि जब भी मैं साथ बैठा तो कुछ ऐसी बड़ी बड़ी योजनाओं की बात होती थी कि लगता था कि शायद ये जमीन पर नहीं उतरेगी। आपने कहा था हरियाणा में जींद के पास से एक रास्ता जाएगा, ऐसे वो आगे, हाँ वो हो गया। कटरा से दिल्ली, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में और श्रीनगर 8 घंटे में। इसी तरह से अशोक गजपति राजू जी एक बार आए थे तो आपने उन्हें हेलीकॉप्टर्स का, आप एक नया कैसा हेलीकॉप्टर होना चाहिए। अशोक गणपति राजू और मैं मुंबई के गेगांव चौपाटी पर समुद्र में प्लेन से उड़े थे और समुद्र में उतरे थे। हाँ, मुझे वो संवाद भी ध्यान है यहाँ पर। देखिए, इम्पॉसिबल वर्ड का अर्थ ही होता है आई एम पॉसिबल। आई एम पॉसिबल। तो ये थे नितिन गडकरी जी, जिन्होंने नया व्याकरण, नया समीकरण रचाया है। जो असंभव है उस इम्पॉसिबल को भी आई एम पॉसिबल करते हुए स्पेल आउट कर रहे हैं और राजनीति में समस्या नहीं, समाधान का नया राजमार्ग रच रहे हैं। धन्यवाद।